वोट यात्रा में आज नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज के साथ चुनावी कैंपेन। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जिसे ऐतिहासिक रूप से इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है। ये लोकसभा क्षेत्र 73 साल पुराना है। पहली बार 1951 में अस्तित्व में आया था, इसीलिए इसे दिल्ली का सबसे पुराना लोकसभा क्षेत्र भी कहा जाता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट जनरल कैटेगरी की है। इसमें मध्यम दिल्ली जिले के कुछ हिस्से, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली जिले के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले के कुछ हिस्से और पश्चिमी दिल्ली जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी 19 लाख से ज्यादा है। यहाँ की 100% आबादी शहरी है, करीब 18% अनुसूचित जाति है, हिंदू आबादी करीब 85%, मुस्लिम आबादी 10% और सिख आबादी 3% है। यहाँ 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 2019 में 56.86% लोगों ने मतदान किया था। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत सरकार की तीनों शाखाओं, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट का केंद्र है। दिल्ली को बसाने का जिक्र 1400 BC पूर्व के आसपास महाभारत में मिलता है। पुरानी दिल्ली 1649 से 1857 तक मुगल साम्राज्य के साथ ही मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत के कई साम्राज्यों का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र रहा है। मध्य दिल्ली के दक्षिण में नई दिल्ली की आधारशिला 1911 जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के दौरान रखी गई थी। इसे आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। दिल्ली का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, लोटस टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम, शांति स्तूप, 11 मूर्ति, लाल किला, जामा मस्जिद और अग्रसेन की बावरी यहाँ के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी 5,04,206 वोटों के साथ विजय रही। उन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को 2,56,504 वोटों से हराया था, जबकि आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार बीजेपी ने बासुरी स्वराज को उतारा है, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। बासुरी स्वराज देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। पिछले 15 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रही हैं। वॉरविक यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन के बाद बासुरी स्वराज ने लंदन के BPP लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री ली। उन्हें लंदन के ऑनरेबल इनर टेम्पल से बार में बुलाया गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट कैथरीन कॉलेज से मास्टर ऑफ स्टडीज की पढ़ाई भी की है। दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति की तैयार की गई सूची में बासुरी का नाम सबसे ऊपर था। बासुरी के पास कई आपराधिक मुकदमों से जुड़े विवादों को निपटने के साथ ही रियल एस्टेट, टैक्स, इंटरनेशनल कॉमर्शियल मध्यस्थता समेत कई हाई प्रोफाइल केस को डील करने का लंबा अनुभव है। National capital Delhi to witness a direct fight between Bharatiya Janata Party and India Bloc. New Delhi constituency is one of the 7 constituencies that will go for polling on 25th May in a single phase. Also, a surprise pick from New Delhi, Basu Swaraj has replaced 2-time MP Meenakshi Lekhi from New Delhi. Congress has not won this seat since 2009, and this time Congress and Aam Aadmi Party is contesting together in national capital. Also, Congress has fielded their 3 candidates in national capital, where Aam Aadmi Party has fielded their 4 candidates in national capital in Delhi seats. Also, this will be a very interesting battle to see between 2 lawyers, as Bharatiya Janata Party has fielded Basuri Swaraj, whereas Aam Aadmi Party has fielded Somnath Bharti in New Delhi. बीजेपी उम्मीदवार की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। बासुरी स्वराज ने बताया कि इस लोकसभा क्षेत्र के विकास और बेहतरी के लिए वो क्या कुछ करेंगी और उनकी योजनाएं क्या हैं। Today joining us very special guest, the BJP Lok Sabha candidate from New Delhi, and also making her electoral debut. She is none other than daughter of former External Affairs Minister Sushma Swaraj. With me, Basuri Swaraj. Ma'am, thank you so much for talking to NewsX. Ma'am, since morning, I'm seeing that you are visiting several places in New Delhi, interacting with people. How is campaigning going on? How is the response?
I'm very grateful and I'm indebted to the people of Delhi for the kind of love, affection, and blessings that they are showering on me. I know that it stems from their unwavering commitment towards Modi ji's policies and Modi ji's vision of a Viksit Bharat. When you got a ticket, how does it feel? Very well, it's overwhelming, I know. How was your father reaction to it? So I actually found out from television, and I'll be very honest. There were no words exchanged between my father and me. I immediately sort of took his blessings, and both my father and I gravitated towards my mother's portrait. I took her blessings, and then I went to the temple. हर किसी के घर में एक मंदिर होता है, तो वहाँ पर जाके इष्ट के सामने नतमस्तक हुई, and then काम पे लग गई. Okay, so that was a great moment for you and for your family also. It's not about great, it is about a sense of responsibility. So when the ticket was bestowed on me, I know that it is not on me alone. This ticket belongs to each and every Karyakarta of the Bharatiya Janata Party. It's not a reward, it's a responsibility. And it's a responsibility that I take very seriously, and it's a responsibility that I will try and discharge to the best of my ability. I was with you when you were meeting with people, and this is Sushma Swaraj in you. They say that they see this shadow of Sushma Swaraj in you. So, but opposition somewhere leveled that this is Parivarvad. I'm very grateful to the people who see a reflection of Ma, although I think we're incomparable. There's no one like Sushma Swaraj. I think God destroyed the mold once he casted an eminent and amazing human being like Srimati Sushma Swaraj. As far as the opposition's sort of blame about, or allegation of Parivarvad, just because my mother was in politics does not mean that politics is taboo for me. I have a right, an equal right, as any other Karyakarta whose parents are not in politics. But what is that right? That right is for an opportunity to struggle. That is for an opportunity to strive. That is for an opportunity to work. That is for an opportunity to actually put in the effort. It would definitely be dynastic politics if the moment an individual enters, that particular individual becomes liable or it becomes eligible for the number one position only because they have a particular surname. So they will become the convener of the party, or they will become eligible for a CM position, or they will become eligible for a PM position, and the sole criteria will be that they come from a particular family. We are on road in New Delhi. So if you come to power, what is your vision for New Delhi, for Delhi, and what changes you want to bring to the city? So, of course, this is a national election, so it's always the national issues which come to the fore. And I think the Bharatiya Janata Party is running a very, very positive campaign because we have a decade work of a stellar performance by the Modi administration, where they have done unprecedented level of development in Bharat. And also, Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister, is the epitome of promise fulfillment. Each and every promise which was enunciated in our manifesto has been fulfilled. Whether it was bringing in the CAA, whether it was bringing 33% reservation in favor of women in state assemblies and parliament by bringing the Nari Shakti Vandana Adhiniyam, whether it is abrogation of Article 370, or of course the construction of a grand Ram temple. Each and every promise has been fulfilled, and of course over the course of the next 5 years the idea is of perform, reform and transform, and to work 24/7 for 2047 to ensure that Bharat becomes a Viksit Bharat. Over the next 5 years, you will see through our Sankalpa Patra, Bharat is going to become a Bharat which is a hub of innovation, hub of technology, hub of startup, hub of electronics, hub of manufacturing, and definitely a leader in the world of semiconductors and chip manufacturing. If we talk about the New Delhi constituency, there's one particular issue which is something that I'm going to definitely take up, and that is that there are many such government schemes which are run by the Modi administration, which the Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal, for his own selfish gains, does not allow implementation of them in Delhi. I'll give an example in Ayushman Bharat. Now, Ayushman Bharat is a very, I would say, a revolutionary scheme run by the Modi administration. The beneficiary is extended a free health cover of up to 5 lakh rupees in Ayushman Bharat.
In fact, Modi ji has now pledged that in his next tenure, Modi 3.0, transgender community is going to come within the ambit of Ayushman Bharat, and every senior citizen across economic strata who are above the age of 70 years of age will also be brought within the ambit of Ayushman Bharat as a beneficiary. Unfortunately, Arvind Kejriwal ji has disallowed implementation of Ayushman Bharat in Delhi. So Delhiites are deprived. This is an issue which is very close to my heart. If I'm elected, I'm going to do everything in my power to ensure that these kind of beneficial Modi administration schemes are also implemented in Delhi and they do not become victimized to the selfish politics of the Aam Aadmi Party. So if you come to power, all the policies of the central government will make sure that it reaches to the national capital. Also, when we talk about New Delhi, it's a very high profile seat. LK Advani ji has fought from this seat. Atal Bihari Vajpayee has also fought, and now you are there. Sushma Swaraj was the Chief Minister of Delhi. So is it a challenge for you? So it's not a high profile seat. I think that's a myth because look, in an election, every seat is equally important. Each and every voter is equally important. Every matadata is devatulya. Also, I would say the stalwarts that came before me, something which is very common between them and me, is that we are all Karyakartas of the Bharatiya Janata Party. After the Arvind Kejriwal arrest, Aam Aadmi Party is running Jail Ka Jawab vote se, and now they have started another campaign calling it a signing campaign. They are taking the signature of public saying that they are in support of the Arvind Kejriwal. So do you think they are trying to take a sympathy vote from national capital and they will get the benefit of it? They're definitely trying to construct a false narrative of sympathy, but the people of Delhi are very smart, so they will see through it. I will say this very respectfully, that the one who's responsible for the arrest of the Honorable Chief Minister, Shri Arvind Kejriwal ji, it is he himself. He orchestrated this situation by dishonoring 9 summons. The first summon was actually sent to him in November 2023. But that time he made very flimsical excuses that he is going for a 10-day Vipassana workshop. Lok Sabha elections were of course never round on time. But after dishonoring 9 summons, he sort of forced the hands of the investigating agencies to come and take him away for the custodial interrogation. Very recently, he filed a petition before the Honorable Delhi High Court. It was his petition, and it's very important to know the petition was not for bail. The petition was where he wanted the Honorable Delhi High Court to adjudicate on whether his arrest was legal or illegal, which means that he requested the court to go into the nitty-gritties of every piece of evidence against him. And what did the court do? It perused every piece of evidence against him and then came to the conclusion that the Honorable CM is personally responsible in taking kickbacks in the liquor scam, and that is why the arrest is legal. Now, this is an earth-shattering finding. And I would say that the people of Delhi are very smart. So they will see through this false narrative that the Aam Aadmi Party is trying to create. Okay, so we will see this on 4th of June to whom public has chosen. But if you talk about the New Delhi seat, opposite to you, Aam Aadmi Party has fielded Somnath Bharti ji. So you both are lawyer and he's the experienced one. If you talk about the politics, you are debuting it. So do you think there will be a challenge for you, competition for you, or you think you will get an easy win? One, I'm not alone. मैं आपको अकेली दिखती चाहे हूँ, मेरे साथ मेरी पार्टी और मेरी संगठन दोनों की शक्ति और उनका अनुभव दोनों है. और रही बात सोमनाथ जी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो श्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है. सामने कोई भी सिर खड़े हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा. Bharatiya Janata Party is saying up की बार 400 पार, but what Congress Party or opposition is saying 400 पार joke, 300 पार impossible, and 200 पार challenge for BJP. This was the recent statement. It's so funny that the opposition never talks about winning the election. They are only talking about arithmetic. They only talk about बासमती भाई भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें नहीं आएंगी. इसका मतलब वो मानसिक तौर से पहले ही हार चुके हैं. It actually is reflective of a defeatist mindset. I would simply tell them, अब की बार 400 पार. It's not a slogan. It is a pledge. And the people of Bharat, along with every single Karyakarta of Bharatiya Janata Party, is going to ensure इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएंगे.
बासु स्वराज ने जनसंपर्क के लिए रथ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने जनता की परेशानियों, उनके मुद्दों को गौर से सुना। सड़कों पर गुजरते हुए वो स्थानीय लोगों से मिलती, उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाती हुई मतदाताओं के मन को समझने की कोशिश करती हैं। बासु स्वराज को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। लोगों ने उन्हें तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। We are on a campaign trail with Basu Swaraj, BJP's New Delhi Lok Sabha candidate. She is holding the road show since morning, meeting people, holding the Jan Sabhas. Ma'am, since morning you are, campaigning aggressively. What's the agenda for today? Well, this is a Jan Sampark Yatra, which means that you're connecting with the people. And we are doing a Jan Sampark Yatra among all the 31 mandals that come under the New Delhi parliamentary constituency. It's a way of connecting with the people, and the kind of massive support that you see on the ground is because of, I would say, the Jan Kalyanakari Yojana of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and his popularity and people's unwavering commitment towards his vision of a Viksit Bharat. What are the core issue of this election? What are core issues? So this is a national election, and there has been unprecedented amount of work that has been done, unprecedented level of development that has been done by the Modi administration over the last decade. So we are going with Modi ki guarantee jo sabhi guarantee puri hone ki guarantee hai. That is something which is resonating on the ground with the people of Bharat. As the GDP is growing, people are working about, making the trillion economy. So how? Fifth largest economy in the world. Fifth largest economy in the world in just a decade. And what we had inherited from the Congress's regime was a fragile economy. And now the Honorable Prime Minister has pledged to ensure that Bharat becomes the third largest economy in Modi 3.0. Also, any sector you love to work on? Startups. I think something that I really want to do is that I would like to make a startup hub in the New Delhi parliamentary constituency. A one-stop shop where you come with a nascent idea and we give you all the knowledge and all the tools required to sort of fructify that idea. What kind of compliances are required? What kind of a deck should you make for investors? Everything under one roof. Something that I'm inspired by Stand Up India, Startup India and Lakhpati Didi. बांसुरी अपनी मां स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नक्शे कदमों पर चलते हुए पहली बार चुनावी मैदान में कूदी हैं। सुषमा स्वराज 1996 में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से जीतते हुए राष्ट्रीय राजधानी में कदम रखा था। इसी बीच हम भी लोगों से मिलते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करेंगे। अगर बात करें नई दिल्ली की, तो क्या कुछ काम आप लोग चाहती हैं कि इस बार जब कोई जीत के आए वो करे? देखिए, नई दिल्ली में लोकसभा जो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। यहाँ से जो भी जीत के जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर ज़रूर बनता है, लेकिन नई दिल्ली की जिस तरीके से उपेक्षा हुई है पिछले दिनों 10 सालों से, वो मतलब काबिले गौर है। काम सारे थम से गए हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो हमें इस बार एक ऐसा मजबूत और सशक्त कैंडिडेट चाहिए जो जनता की आवाज़ को सुने, और हमारे जो कहते हैं ना असल बासु स्वराज है बिल्कुल मजबूत हैं, और देखिए वो पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, और यहीं की मतलब कहते हैं ना मूल निवासी हैं, तो उन्हें कोई बाहर से लाके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो सबसे मतलब कहते हैं ना डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, और हम सबकी उम्मीदों के साथ। आप लोगों से मिल कर गई हैं अभी, वो क्या कुछ बातचीत उनसे हुई है? क्या कुछ आपने अपनी दिक्कतें उनके आगे रखी? मेरा नाम नीरज प्रधान, मैं संघ से जो जुड़ा हूँ मैं बहुत टाइम से, है ना, भारतीय जनता पार्टी। हम अटल जी के फ़ैन हैं, मेरे फादर अटल जी के फैन। सुनिए, अच्छा, बांसुरी जी जो है नई दिल्ली से चली है, एक आइकॉन लेडी टाइप की है। आइकॉन लेडी जैसे कहते हैं कि एक आयरन लेडी, ठीक है। ये जितने भी नारी खड़े हैं, है ना, इनके वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए अगर ये उनके पास जाएंगे तो वो बिल्कुल कभी आज तक मना भी नहीं कर सकती, है ना। बांसुरी स्वराज एक बहुत हाईली एजुकेटेड लेडी एंड शी डिजर्व टू विन दिस कंस्टिट्यूंसी। She deserves to win this constituency. Also, we have some women. We will try to take their reactions also, ma'am. अगर महिलाओं की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार क्या कुछ आप लोग ध्यान में रख के वोट देंगी? मैम, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो महिलाओं का जो आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप चाह रहे हैं, ये लोग चला रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर पर और अच्छे से जुड़ जाए और हर महिला को रोज़गार मिले, हर महिला सशक्त हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, ताकि देश की महिला
अपना जो आर्थिक हमारी जो विकास है उसमें अपना पूरा योगदान दे सके। बिल्कुल, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो महिलाएं चाहती हैं। आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप यंगस्टर हैं और आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दिल्ली में देखती हैं कि आप लोगों के लिए हो, या फिर क्या आपको लग रहा है इस बार क्या आप लोगों का मन है? रोजगार होना चाहिए, रोजगार, सेफ्टी, लेडीज़ों की सेफ्टी होनी चाहिए बस। तो कैंडिडेट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है, तो आपको कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है? बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज अच्छी लग रही है। जी। अच्छा लग रहा है अपनी मम्मी की तरह वो काम कर पाएंगे? नहीं, बड़ी दीदी की तरह, मतलब दीदी के लिए। हाँ। मैम, क्या कुछ इशू है अगर नई दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ आप चाहती हैं देश में बदलाव? मैं यही चाहूँगी, मैं तो एक गृहिणी हूँ, कि मेरी रसोई में हर एक खाने से पहले ये सोचना ना पड़े कि भाई मैं इसमें किस में कटौती करूँ या ना करूँ। बस मेरे को हर एक चीज़ अपने किचन में चाहिए। बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, उन्हें क्या नाम है ये ना सोचना पड़े कि अब मैंने ये स्टडी करी है तो आगे मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो इस वक्त की सरकार है उसका काम आपको कैसा लग रहा है और नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बस यही हैं कि महंगाई ना हो। महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, हर एक चीज़ महंगी है, कहीं पे भी निकलो हर एक चीज़ महंगी है। तो महंगाई से निजात चाहते हैं? यस, बिल्कुल। क्या पहली बार चुनाव लड़ रही बांसुरी स्वराज आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? क्या वह बीजेपी के लिए सीट को बरकरार रख पाएंगी? क्या वह अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वोट यात्रा में आपने बांसुरी स्वराज का चुनावी कैंपेन देखा। जल्द मिलते हैं किसी और लोकसभा क्षेत्र से किसी और उम्मीदवार के साथ।